नमस्कार। कल मैंने आपको मेरठ में जेल के भीतर बनी हुई एक सुरंग के बारे में बताया और ये बताया किस तरह से अपराधी पुलिस से 4 हाथ आगे चलते हुए, 2 कदम आगे चलते हुए इतनी अच्छी प्लानिंग से और इतनी लंबी सुरंग उन्होंने खोद डाली। ये तो चांस की बात थी। अगर संतोष श्रीवास्तव जो जेल सुपरिटेंडेंट थे, अगर वो पैदल चलते हुए किसी दूसरे काम से कैंपस के एक तरफ से दूसरी तरफ न जाते और उनका पैर उस मिट्टी में, उस जो पोपली मिट्टी में न धंसा होता, तो इस सुरंग का पता न लगा होता और अगले 4-5 दिनों में ये सुरंग दीवार तक पहुंच जाती। करीबन 3-3.5 फीट ही रह गया था। जिस हिसाब से वो 1-1 फीट प्रतिदिन खोद रहे थे और फिर हिसाब किताब लगाया गया था कि किस तरह से कितने दिन लगे होंगे, तो लगभग 45 दिन में ये सुरंग खोदी गई थी। 4-5 दिन में और उसे खोद के नींव के पत्थर को हटा के या नींव के नीचे से भी ये सुरंग खोद के और 140 लोग जो बैरक नंबर 17-18 में थे वो बाहर हो गए होते। एक दूसरी घटना जेल से ही संबंधित बहुत ही सेंसेशनल घटना थी, वो भी मेरठ से संबंधित है। जब मैं एसपी सिटी मेरठ पोस्टेड था, बात 7 अगस्त 2007 की है। जिनको मेरठ का आइडिया है, जेल से बाहर निकलते ही जो मेन रोड आती है उसको चुंगी तिराहा कहते हैं या चुंगी चौराहा कहते हैं, और वहाँ से उधर से जब आप आएंगे तो बाईं तरफ जाएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, और दाहिनी तरफ अगर जाएंगे तो आप शहर के भीतर निकल जाएंगे। शाम को कोई 6:30 बज रहे होंगे। डिप्टी जेलर नरेंद्र द्विवेदी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जेल से निकले अपने आवास से। जेल सुपरिटेंडेंट के ठीक सामने ही उनका आवास था, जेल कैंपस के भीतर। वहाँ से निकले और कुछ सामान खरीदना था, बच्चों को भी मार्केट में सामान खरीदने की जिद थी। और जैसे ही जेल चुंगी चौराहे से जैसे ही वो बाएं हाथ को मुड़े, करीब 20 कदम पर स्पेंसर एक स्टोर रिलायंस का हुआ करता था वहाँ पे, उसके बाहर नरेंद्र द्विवेदी ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और पत्नी और उनके दोनों बच्चे कुछ सामान खरीदने के लिए स्टोर के भीतर चले गए। यहाँ ये भी गौरतलब है कि स्पेंसर के ठीक सामने जेल चुंगी चौकी है, जहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ पुलिसकर्मी बैठे रहते हैं। श्री नरेंद्र द्विवेदी, उनकी सेंट्रो गाड़ी थी, नई गाड़ी थी, उसमें ड्राइविंग सीट पर बैठ गए, शीशे को थोड़ा खोल दिया और उसी शीशे से वो देखते रहे कि उनकी पत्नी और बच्चे कब सामान खरीद के वापस आते हैं। यहाँ ये भी बता दूं कि उनकी पत्नी ने बाद में ये भी जिक्र किया था कि जब वो सामान्य रूप से अपने साथ अपनी रिवॉल्वर भी लेके चलते थे नरेंद्र द्विवेदी, जब वो उस दिन शॉपिंग के लिए गए, शॉपिंग किया, उनको कुछ रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान लेना था, तो जब वो चलने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा कि अरे रिवॉल्वर आपने नहीं ली। उन्होंने कहा अरे यहीं तक तो चलना है, रिवॉल्वर की कोई ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र द्विवेदी अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ के और अपनी पत्नी और बच्चों को शॉपिंग करता हुआ देख रहे थे। इसी बीच में एक लड़का आया और उसने इनको नमस्कार किया, और इसके पहले कि वो थोड़ा सा और शीशा नीचे उतर कर उससे बात करते या पहचानने की कोशिश करते, उसने इनकी कनपटी पर एक गोली मार दी। इसके पहले वो कुछ समझ पाते, दूसरी गोली इनके सीने में मार दी और वहाँ से पैदल ही निकल गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वो 2 बदमाश थे और थोड़ी दूर पर ठीक चुंगी चौराहे पर सामने की तरफ वो मोटरसाइकिल खड़ी किए हुए थे और मोटरसाइकिल से वापस यूनिवर्सिटी रोड की तरफ भाग गए। इतनी बिज़ी सड़क पर, जेल के इतना पास, बगल में सारे वरिष्ठ अधिकारियों का आवास, पुलिस अधिकारियों का आवास, वहाँ पर जैसे हुआ सारे लोग भाग के सामने आ गए। कुछ लोगों ने गोली चलते हुए और कुछ लोगों ने गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँचे। चूँकि नरेंद्र द्विवेदी काफ़ी दिन से वहाँ तैनात थे, लोग उन्हें जानते थे। भीड़ ने उन्हें तुरंत वहाँ से उठाया और वहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो मेडिकल कॉलेज है मेरठ का, वहाँ ले गए। वहाँ थोड़ी देर तक उनके साथ डॉक्टरों ने कोशिश की कि शायद
उनको बचाया जा सके, लेकिन आधे घंटे में ही डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। बहुत ही सेंसेशनल बात थी, आप समझ सकते हैं। मैं बार बार बताता हूं कि इस तरह की कोई घटना जिसमें पुलिस की लापरवाही या पुलिस का इग्नोरेंस या पुलिस की सतर्कता नहीं होती, या होती भी है तो वो अखबारों में यही लगता है जैसे पुलिस ने अगर चाहा होता तो ये मर्डर रुक जाता। एक सिचुएशन की चौकी के ठीक सामने हुआ, दूसरा जोनल पुलिस का ऑफिस वहीं पर बगल में है 10 कदम पर, उसके बगल में घटना हुई। तीसरी बहुत चलती हुई रोड है, शाम का समय था, बाज़ार खुली हुई थी, तब की बात है। तो आप समझ सकते हैं कि सारी तोहमत पुलिस पर आ गई। उसी शाम एडीजी जेल्स भी वहाँ आ गए, सभी लोग मौके पर पहुँचे। मैं एसपी सिटी था, मैं भी मौके पर पहुँचा, हमारे एसएसपी साहब पहुँचे, विजय प्रकाश साहब उस समय एसएसपी थे, सारे लोग मौके पर पहुँचे। शाम तक रात तक श्री नरेंद्र द्विवेदी के पिता श्री दयाराम द्विवेदी जी भी वहाँ आ गए। उन्होंने अपने बच्चों से बात की, चूँकि वो वहाँ कैंपस में भी रहते रहे बहुत समय तक, उनको चीज़ों का अंदाज़ा था। उन्होंने एफआईआर लिखाई। एफआईआर में इन्होंने दयाराम द्विवेदी जी ने, नरेंद्र द्विवेदी के पिताजी ने 2 लोगों को नामजद कराया और एक आदमी पर उन्होंने शंका व्यक्त की, जिनके नाम नामजद रिपोर्ट हुई वो डिप्टी जेलर अविनाश चौहान और डिप्टी जेलर आरके सिंह थे। ये भी बताया गया कि ये दोनों लोग उस समय जेल के भीतर उपलब्ध थे, जेल के भीतर देखे गए थे। उस समय जो जेल सुप्रिंटेंडेंट थे उन पर शंका व्यक्त की गई यादवेंद्र शुक्ला पर। यादवेंद्र शुक्ला भी हिरासत में लिए गए। तीनों लोगों को एफआईआर के आधार पर जेल भेज दिया गया। अविनाश चौहान और आरके सिंह को वहाँ से दूसरी जेल, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस जेल का कर्मचारी है अगर उसी जेल में रखा जाएगा तो जेल के जो लोअर रैंक के कर्मचारी हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसलिए उनको देवबंद जेल में भेजा गया। और कुछ ही दिनों बाद श्री यादवेंद्र शुक्ला जो जेल सुप्रिंटेंडेंट थे उनकी ज़मानत हो गई। तमाम साक्ष्य, तमाम प्रमाण इस तरफ इशारा कर रहे थे कि ज़रूर कहीं न कहीं चौहान और आरके सिंह का हाथ रहा होगा। उसके पीछे का कारण ये था कि चौहान उसी मार्च में, ये घटना अगस्त की है, मार्च 2007 में इसी जेल में रेड हुई थी, अचानक रेड हुई थी, डीएम, एसपी, डिस्ट्रिक्ट जज इन सब लोगों को साथ लेकर, और बहुत ढेर सारे मोबाइल कैंपस में बरामद किए गए थे। और इस औचक निरीक्षण में इतनी मोबाइल की बरामदगी के बाद चौहान को निलंबित कर दिया था शासन ने, और वो निलंबित चल रहे थे। श्री आरके सिंह उस समय उनकी मैनपुरी में तैनाती थी, लेकिन बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी वाजिब कारण के वो उस समय मेरठ जेल के भीतर मौजूद थे। ये भी कहा गया कि एक दिन श्री यादवेंद्र शुक्ला के चैम्बर में बदमाश धर्मेंद्र कृठल जो जेल में बंद था वो उनके चैम्बर में बैठा हुआ था, और इस पर आपत्ति की थी नरेंद्र द्विवेदी ने कि साहब ये बदमाश है, इसके लोगों को हमने जेल के भीतर उन पे सख्ती की है, इसे पास बैठाना ठीक नहीं है। शायद इसी कारण से उनको भी 120B में नामजद किया गया। इसमें इम्पॉर्टेंट बात सबसे ये थी कि ये तो तय हो गया कि ये लोग यहाँ बिना किसी कारण के थे, ये भी तय हो गया कि इन लोगों से श्री द्विवेदी की नहीं बनती थी, क्योंकि पहले जब वो इस जेल में तैनात थे तो इन लोगों ने कुछ बंदियों को सहूलियत या रियायत देने की बात की थी, जबकि नरेंद्र द्विवेदी इसका बराबर विरोध करते रहे कि इनको ये रियायत नहीं मिलनी चाहिए। आप जानते हैं कि मेरठ और मेरठ की जेल पहले भी बहुत कुख्यात रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी नामी गिरामी बदमाश जो या तो पुलिस की गोलियों से मारे गए हैं या फिर अभी अलग जगहों पे कहीं हैं, वो सब मेरठ की जेल में बंद हो चुके होंगे या हैं।
वो हब है एक तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल्स का, वो चारागाह कह लें या आरामगाह कह लें। किसी न किसी मामले में वो जेल में, क्योंकि तमाम ऐसी कोर्ट्स हैं जो मेरठ में ही हैं और किसी न किसी बहाने वो मेरठ जेल में रहना पसंद करते हैं। तो और वहाँ पर मेरठ जेल की जो पोस्टिंग होती है वो भी बड़ी कोवेटेड पोस्टिंग होती है। बहुत सोर्स, सिफारिश, लोगों की तमाम उसमें इंटरेस्ट रहता है कि कैसे मेरठ की जेल में पोस्टिंग पाई जाए। तो ये तो तय हो गया लगभग कि इन लोगों का ज़रूर कोई न कोई हाथ होगा, लेकिन मारने वाला कौन था इसका पता नहीं लग पा रहा था। सबसे पहले धर्मेंद्र किरठल, जो उस समय का सबसे तपाया बदमाश था, उसके ऊपर शक हुआ और ये बराबर वहाँ अखबार कहते रहे कि धर्मेंद्र किरठल के लोगों ने ही नरेंद्र द्विवेदी की हत्या की है। उसके बाद दूसरा नाम फिर चलन में आया न्यूज़पेपर्स में, अजय जडेजा का, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत छटा हुआ, बहुत घोर बदमाश। ये बताया गया कि अजय जडेजा गैंग के 2 लोग जेल के भीतर थे जब चेकिंग के समय उनमें से किसी एक ने नरेंद्र द्विवेदी से कुछ बदतमीजी की और नरेंद्र द्विवेदी ने उन्हें 2-3 थप्पड़ मारे थे। उसी दिन वो लोग वहाँ उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये बहुत ही कॉमन बात है, जेल के भीतर जिस अपराधी पे सख्ती करिए वो अपराधी ही इस तरह की बड़े बड़े मुँह खोलकर बड़ी बड़ी बातें करता है। खैर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें 2 बदमाश लाए गए। उन्होंने कहा साहब ये इन लोगों ने इसको मारा है। फिर उसके बाद बात नहीं बनी। धर्मेंद्र किरठल और अजय जडेजा, इन दोनों से बात कराई गई, इन दोनों के लोगों से बात कराई गई और तमाम विवेचना के बाद ये पता लगा कि ये इन दोनों ने ये हत्या नहीं कराई है, इन दोनों से इस हत्या का कोई लेना देना नहीं है। मैं तो थोड़े दिन बाद वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था। ट्रांसफ़र मेरा नहीं हुआ था, मैं वहीं से संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशन में, पीस कीपिंग मिशन में यूगोस्लाविया चला गया था। लेकिन मैं बराबर समाचारों से अवगत होता रहा। वहाँ वैसे तो अखबार उस समय इंटरनेट एडिशन नहीं निकलते थे, खाली टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरनेट एडिशन वहाँ पढ़ने को मिलता था, लेकिन उसमें लोकल खबरें नहीं छपा करती थीं। लेकिन जो छोटे चैनल्स थे, स्ट्रीमिंग उनकी आती थी, तो वेस्टर्न यूपी की खबरों से हम लोग रूबरू हुआ करते थे। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 2 लोग, और बाद में फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दूसरे कप्तान साहब आए, रघुवीर लाल साहब ने एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका नहीं साहब वो तो गलत हो गए थे और अब की बार ये जो मुलजिम पकड़े गए हैं ये बिल्कुल सही पकड़े गए हैं और इन्होंने ही नरेंद्र द्विवेदी की हत्या की है। लेकिन साजिश करने वाले और बात करने वाले, मरवाने वाले वही लोग हैं, चौहान और आर के सिंह, ये 2 डिप्टी जेलर्स हैं। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, आईओ ने ही उन दोनों को भी गलत साबित किया और अब की बार सही लोग पकड़े गए। बागपत के कुछ बदमाश थे जो उसमें जिनको पकड़ा गया, और दौराला का चमन नाम का एक बदमाश वो इस घटना में शामिल होना पाया गया। जब एक बार फाइनल हो गया चमन ने मारा है, चमन के साथ कौन कौन थे, सारे जो इससे संबंधित जितने एविडेंस होते हैं वो सब ठीक ठाक से लगाए गए। प्रेस में जेल के अधिकारियों का भी बड़ा दबाव था। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 90 के दशक में 2 लोगों, एक तो जेल सुप्रिंटेंडेंट आर के तिवारी और दूसरे सागर की हत्या पहले ही हो चुकी थी। साल भर में ये दोनों हत्याएं हुई थीं। तीसरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जेल अधिकारी की बड़ी हत्या थी। जेल के कर्मचारियों का दबाव और जेल के लोगों का पुलिस पर दबाव कि कैसे भी हो ये अपराध खुलना चाहिए। इसमें एविडेंस सब मिले। इन लोगों की लोकेशन, दोनों डिप्टी जेलर्स का वहाँ पर पाया जाना, जबकि दोनों के वहाँ पाए जाने की कोई वाजिब वजह नहीं थी। इसके बाद ये चार्जशीट कोर्ट में सबमिट की गई। चार्जशीट कोर्ट में सबमिट करने के बाद
तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप पुलिस पर हमेशा लगते रहे। ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन अंत में जब चार्जशीट सबमिट की गई उस समय जो भी विवेचक रहा होगा उसने बहुत अच्छी तरह से विवेचना की, सारे एविडेंस को इकट्ठा करके, सारी कड़ियों को जोड़ के, सारे मोबाइल फ़ोन के कॉल डिटेल रिपोर्ट लगा के, और फिर परसू किया गया डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लेवल पे। और जो भी जिस भी अदालत में था वहाँ पे जो सरकारी वकील, जितने गवाह, इन सबको बारी बारी से पेश करा के और इसको अंजाम तक पहुँचाया गया। अंत में 29 मार्च 2012 को मेरठ की अदालत ने इन दोनों डिप्टी जेलर्स को सज़ा सुनाई। दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा इस आरोप के साथ सुनाई गई कि दे हैव मास्टर माइंडेड मर्डर ऑफ देयर कुलीग। ये वर्ड लिखा हुआ है अदालत के फैसले में कि इन लोगों ने ही साजिश करके अपने कुलीग की हत्या उस जेल के सामने कराई थी। ये घटना बड़ा भारी आई ओपनर है। देखिए, जब कुलीग, जेल तो एक वैसे ही आप ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे हैं, किसी शहर की, किसी ज़िले की जेल अगर है तो उसमें शहर ज़िले का सारा बदमाश बड़ा वो जेल के भीतर होगा। मिलाई जिसको कहते हैं, सुबह शाम मिलाई यानी मिलने वाले जो आते हैं उन्हीं के थ्रू, उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या उस प्लेटफॉर्म का चलन नहीं था, लेकिन जो भी था वो उस हिसाब से केवल मोबाइल फ़ोन से लोगों की बात होती थी। सिम पर एंड्रॉयड फ़ोन उस समय नहीं आए थे। ऐसे में उस ज़माने में बहुत बार जेलों में रेड होती थी और जेल के कर्मचारी ही भीतर कुछ थोड़े से पैसों की लालच में लोगों को सिम कार्ड और मोबाइल मुहैया कराते थे घर वालों से बात करने के लिए, और घर वालों के बहाने जो भीतर अपराधी जेल के भीतर होते थे वो अपना गैंग भी चलाते थे। हालांकि ये सिलसिला बदस्तूर आज तक भी जारी है। तमाम रिस्ट्रिक्शन के बाद बीच में जब उस समय दो ही मोबाइल कंपनियां थीं, ऊषा और एसआर, उस समय भी जेल में, बड़ी जेलों में जैमर्स लगाए गए थे जो जाम करते थे मोबाइल की फ्रीक्वेंसीज़ को। लेकिन उसका भी तरीका बदमाशों ने निकाल लिया। जोर दबाव डाल के एक पर्टिकुलर टाइम पे जैमर को ऑफ़ किया जाता था और उसी समय में सब अपने अपने काम की बात अपने अपने लोगों से मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कर लिया करते थे। ऐसे में जब जेल में अधिकारी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, जेल मैनुअल्स में दिए हुए प्रावधानों को पालन कराने के लिए, सरकारी आदेश जो जेलों में खाना देने के, जेलों में मिलाई करने के, जेलों में जिनकी तबीयत ख़राब है उनका इलाज कराने के, जो ये प्रावधान हैं उनका जब पालन कराते हैं तो एक तो जिसके साथ कड़ाई करिए वो परेशान करने की नीयत रखता है अधिकारियों की। लेकिन अगर जेल के अपराधियों को ये पता लग जाए कि दो अधिकारी वहाँ पर आपस में उनमें मनमुटाव है तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, और मनमुटाव इस कदर बढ़ जाना कि एक डिप्टी जेलर की हत्या करा देना जेल के सामने ही, ये बहुत ही गंभीर बात थी, बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी और ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसके पहले तो जितनी घटनाएं हुई थी, चाहे वो आर.के. तिवारी की हो या सागर की हो, ये तो अपराधियों द्वारा कराई गई थी। भीतर अपराधियों पर सख्ती हुई या कतिपय कारणों से अपराधियों ने अपने कुलीग से या अपने गैंग मेंबर से बाहर उनकी हत्या करा दी। लेकिन ये अपनी तरह का शायद उस समय का पहली घटना थी जिसमें जेल के ही अधिकारियों ने मिलकर अपने ही एक साथी अधिकारी की हत्या कराई हो। तो इस तरह के बहुत ढेर सारे मामले बराबर आते रहे जेल के अधिकारियों कर्मचारियों की हत्याओं के, लेकिन इतना गंभीर इतनी गंभीर बात या इतनी गंभीर घटना शायद ही कभी हुई हो। अदालत ने अपने फ़ैसले में, बहुत डिटेल फ़ैसले में बहुत कुछ
लिखा है, सारे सबूतों के बारे में लिखा है। और उसने भी ये कहा है कि जेल के कुली ऑफिसर्स ने अपने ही कुली को जिस तरह से मरवाया है, ये बहुत ही दुखद है और इसकी रोकथाम के लिए ज़रूर कोई न कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। आज बस इतना ही। कल फिर एक दूसरी मेरठ की दूसरी घटना के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।